नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 को समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अच्छे तरीक़ा से समझा था, उसको पढ़ा था। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, हमने आपको सब बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नागरिकता चैप्टर को समझेंगे, यानी सिटीजनशिप को, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो है कुल आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल थे और भाग 2 यानी नागरिकता में जो है 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल दिए गए हैं। इस भाग में बताया गया है कि भारत के कौन कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसको आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछा जाता है। वो भी हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स को समझने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि नागरिकता क्या होता है, नागरिक क्या होते हैं, निवासी क्या होते हैं। तब आप आर्टिकल्स को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको पहले ही पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपको आर्टिकल पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप क्या होता है, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है और भाग 2 में नागरिकता का ही वर्णन किया गया है। तो नागरिकता जो है वो किसी व्यक्ति और किसी विशेष देश के बीच कानूनी संबंध को दर्शाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी राज्य अथवा देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है। इसके बदले देश उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता लेता है, तो देश का और उस व्यक्ति का दोनों का अपना अपना अलग अलग कर्तव्य होता है और इन दोनों के बीच संबंध को ही नागरिकता के नाम से जाना जाता है। जैसे जब हम किसी देश की नागरिकता लेते हैं, तो उस देश का कर्तव्य हो जाता है कि हमारा वह क्या करे कि सुरक्षा करे, हमको जो है संरक्षण प्रदान करे, विभिन्न तरह के सुरक्षाएं हमको दे, यह देश का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार नागरिक का भी एक कर्तव्य हो जाता है कि वह जो है देश के प्रति सकारात्मक भाव रखे, सकारात्मक विचार रखे और उसके अंदर देशभक्ति हो देश के प्रति। यह जो है उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इसी संबंध को नागरिकता के नाम से जाना जाता है। सपोज डैट मान लीजिए कि हम लोग जो है भारत के नागरिक है, मानना क्या है, हम लोग भारत के नागरिक है, हमें जो है भारत हमें नागरिकता दिया हुआ है अपने देश का। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोग देश के प्रति जो है पूरा सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम इस देश में रहें। देश के प्रति जो है हमारे अंदर देशभक्ति हो और हमारे देश का भी कर्तव्य है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न तरह के अपराधों से हमको बचा रहा है, जिसकी कोर्ट न्यायालय कहा जाता है। तो ये हम दोनों के बीच जो है क्या है, एक संबंध स्थापित किया गया है, कानूनी संबंध है। इसी को नागरिकता यानी सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नागरिक किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी देश का वैसा निवासी जिसे उस देश की सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसको नागरिक कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बनता है, तो वह देश जो है उस व्यक्ति को सिविल और राजनीतिक अधिकार देता है। उसी व्यक्ति को नागरिक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग जो है भारत के नागरिक हैं, तो हमें जो है सिविल और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त हैं। सिविल का मतलब होता है नागरिक अधिकार और यह जो है एक तरह का कानूनी अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे साथ, हम भारत के नागरिक हैं और हमारे साथ कहीं पर जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, तो उसमें न्याय दिलाने के लिए जो है कोर्ट है। कोर्ट जो है, कोर्ट से हमको न्याय मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का सिविल अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कहीं पर कोई अपराध हुआ और उस अपराध में हमको जो है गलत तरीक़ा से फंसा दिया गया है, तो हमको न्याय कहाँ मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा। तो ये हमको अधिकार मिला है, यही क्या है, सिविल अधिकार है। और दूसरा है कि राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का मतलब हुआ कि वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये हमको प्राप्त है। क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग जो है किसी को भी वोट दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। कोई भी अगर उसके लिए जो भी पद एलिजिबल है,
उस क्राइटेरिया को अगर पूरा कर रहे हैं तो उसमें हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार जो है हमें प्राप्त है क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो सिविल और राजनीतिक अधिकार जिनको प्राप्त होता है, जिन भी निवासी को, उन्हीं को जो है नागरिक कहा जाता है, यानी सिटीजन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है निवासी, यानी रेसिडेंट क्या होते हैं उसको समझिए। इन्हें जो है सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अथवा प्राप्त भी होते हैं तो बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो उसी को जो है निवासी कहा जाता है, यानी रेसिडेंट कहा जाता है। जैसे कि विदेशी, अब मान लीजिए कोई विदेशी है और वह भारत में रह रहा है, तो क्या उसको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा? नहीं होगा। सिविल अधिकार थोड़ा बहुत प्राप्त हो भी जाएगा तो उसको जो है राजनीतिक अधिकार एकदम प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिकन व्यक्ति है और वह इंजीनियर है और भारत में आया पुल बनाने के लिए, तो क्या यहाँ पर काम करते वक्त वह किसी को वोट दे देगा भारत में? अगर चुनाव होगा तो नहीं दे सकता, क्योंकि वह जो है विदेशी है। तो उसको जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उसको जो है सिविल अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर अच्छे से रह सकता है, ये उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। उसी प्रकार होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी किसे कहा जाता है? तो जिसको जो है दूसरे देश में शरण दिया गया रहता है तो उसको शरणार्थी कहते हैं। जैसे कि बांग्लादेशी, बहुत सारे बांग्लादेशी जो है अपने ही देश में प्रताड़ित होकर अपने ही देश के द्वारा सताए गए, तो वह जो है भागकर इंडिया में चलाए, तो इंडिया में उनको शरण मिला, उन्हीं को जो है शरणार्थी कहा जाता है। जो कि दूसरे देश से भागकर अपने देश में आते हैं या फिर किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। तो शरणार्थी भी जो है वह निवासी हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि उनको ना सिविल अधिकार प्राप्त है और ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, ना वो यहाँ पर वोट दे सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। तो शरणार्थी भी एक तरह से क्या हो जाएंगे? निवासी हो जाएंगे। उस प्रकार होता है अवैध प्रवासी। अब देखिए, अवैध प्रवासी भी भारत के निवासी हैं, नागरिक नहीं है, क्योंकि इनको भी ना सिविल अधिकार प्राप्त है ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। अब अवैध प्रवासी क्या होता है? तो जो फर्जी दस्तावेज के साथ भारत में आ गए हैं तो उनको अवैध प्रवासी कहा जाता है। चाहे किसी भी देश में चले गए हों फर्जी दस्तावेज लगाकर या फिर गलत तरीके से गए हों, तो उनको अवैध प्रवासी कहेंगे। जैसे कि साल डेढ़ साल पहले बहुत ही चर्चित हुआ था सीमा हैदर। तो सीमा हैदर कहाँ की थी? पाकिस्तान के थी, और वो नेपाल के रास्ते जो है भारत में आ गई थी, यानी बिहार में आ गई थी। तो क्या है? अवैध प्रवासी है। ना उसके पास वीज़ा था, ना उसके पास पासपोर्ट था, लेकिन फिर भी जो है भारत में आ गई थी, तो गलत दस्तावेज के साथ आई थी, तो वह अवैध प्रवासी है। तो क्या वह जो है सीमा हैदर यहाँ पर वोट डाल सकती है? नहीं डाल सकती है। और ना ही कोई चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ना उसको सिविल अधिकार प्राप्त है, ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। तो आशा करता हूँ कि अब आप जो है नागरिकता, नागरिक और निवासी, इन तीनों में अंतर समझ गए होंगे, और उसके साथ ही आप शरणार्थी और अवैध प्रवासी को भी जान गए होंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, और इन 6 आर्टिकल में जो है नागरिकता की चर्चा किया गया है कि किस व्यक्ति को किस माध्यम से किस तरीके से नागरिकता दिया जाएगा। क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो उस समय जो है इसको नागरिकता चैप्टर को, नागरिकता के बारे में बताया गया कि किस व्यक्ति को किस तरह से जो है नागरिक बनाया जाएगा, भारत का नागरिक, वो 6 आर्टिकल में बताया गया है। तो आइए हम एक-एक करके उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 को समझते हैं। आर्टिकल 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, इस बात को बताया गया है आर्टिकल 5 में। इसलिए इसमें कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब उस समय भारत के अंदर जो लोग थे उनको भारत का नागरिक बनाना था, उस हिसाब से आर्टिकल 5 को निर्धारित किया गया और कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय किन किन लोगों को नागरिक बनाया जाएगा। उसके लिए जो है कुल 4 श्रेणी को तैयार किया गया और कहा गया कि इन चारों श्रेणी में से अगर कोई व्यक्ति एक को भी साबित कर देता है तो उसको भारत की नागरिक बना दिया जाएगा, अन्यथा उसको भारत का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। तो कुल 4 श्रेणी को निर्धारित किया गया था। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो। मूल निवासी का मतलब होता है कि जिनके पूर्वज जो है भारत में रहते थे,
तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी होगा तो उसको जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे हम लोग क्या हैं कि भारत के मूल निवासी हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा पूर्वज जो है बहुत पहले से ही भारत में निवास कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मूल निवासी हो जाएंगे। तो ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी होगा उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहला क्राइटेरिया था। अगर ये नहीं है तो दूसरा क्या है कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ है तो उसको जो है आर्टिकल 5 के अनुसार नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर इसमें तीसरा कंडीशन ये जोड़ा गया कि जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो उसको जो है नागरिकता दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला दो कंडीशन आपको जो है आपके पास नहीं है, तो तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया नागरिकता लेने के लिए, तो ये तो देखा जा सकता है कि उसके माता या पिता का दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो भारत का नागरिक होगा। अगर मान लीजिए कि तीनों में से कोई नहीं है, तो एक चौथा था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहा हो। यानी संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसके 5 वर्ष पूर्व चले जाएंगे तो 26 जनवरी 1945। यानी अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1945 से जो है रह रहा है, लगातार 5 साल तक भारत में रहा हो 1950 तक, तो उस व्यक्ति को जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और ये कब होगा कि अगर मान लीजिए उसके पास ऊपर वाला तीनों कंडीशन नहीं है, तब इसको देखा जाएगा कि अगर लगातार 5 वर्ष तक रह रहा है तो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह जो है 20 जनवरी 1945 से लगातार भारत में रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लगातार 5 साल से रह रहा है, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 27 जनवरी 1945 से रह रहा है, तो क्या उसको नागरिक मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका जो है 5 वर्ष नहीं हुआ है। 5 वर्ष में 1 वर्ष 1 दिन कम है, तो उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये बात कहा गया था आर्टिकल 5 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और इसमें 4 श्रेणी निर्धारित किए गए थे। जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, पहला, या फिर वह जो है जिनका जन्म भारत में हुआ हो, यह भी नहीं है तो तीसरा, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, और चौथा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में रह रहा हो, तो उसको नागरिक मान लिया जाएगा। ये बात जो है आर्टिकल 5 में कहा गया था। अब आइए हम आर्टिकल 6 को समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे वो भारत के नागरिक होंगे। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। यानी पाकिस्तान अलग हो गया और भारत भी अलग हो गया था। तो उस समय जो है बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे रहने के लिए, बसने के लिए, और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ रहे थे यहाँ पर भारत में बसने के लिए। तो आर्टिकल 6 में यही बात कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें जो है एक शर्त जोड़ा गया कि उन्हीं लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जिनके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भी अविभाजित भारत में जन्मे हो। अविभाजित भारत का मतलब क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान से भारत आया यहाँ पर नागरिकता लेने के लिए, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भी अविभाजित भारत में जन्मा है कि नहीं जन्मा है। यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय इनमें से किसी एक का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं हुआ है तो आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये शर्त को जो है जोड़ा गया। अब देखिए इस शर्त को क्यों जोड़ा गया, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो सके, कोई गलत तरीका से किसी को नागरिकता न मिल जाए, इसके लिए जोड़ा गया। क्योंकि इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता था आर्टिकल 6 को। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि कोई अमेरिकन व्यक्ति है और वो चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता मिले, तो वह देखेगा कि आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो वह अमेरिका से सबसे पहले पाकिस्तान में आएगा और फिर पाकिस्तान से जो है भारत में आ जाएगा। और हमारा आर्टिकल 6 यही कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी, तो उसको तो भी नागरिकता देना पड़ जाएगा। तो इसी फर्जी को रोकने के लिए आर्टिकल 6 में एक शर्त जोड़ दिया गया कि उसके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भी अविभाजित भारत में जन्मा होगा, उसी को जो है आर्टिकल 6 के अनुसार भारत की नागरिकता दी जाएगी।
तो मान लीजिए कोई चाइनीज़ होता तो चाइनीज़ सबसे पहले आता पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से भारत आ जाता तो उसको नागरिकता देना पड़ता। लेकिन अब तो जो है जाँच हो जाएगा, मान लीजिए कोई चाइनीज़ आया पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से आ गया भारत, तो उसकी जाँच करेंगे कि अविभाजित भारत में इसके माता-पिता या फिर दादा-दादी का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो उसको नागरिकता देंगे, नहीं हुआ होगा तो वैसे ही उसको छोड़ देंगे, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए इस शर्त को जोड़ा गया। अब जैसे ही आर्टिकल 6 हुआ, इससे जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आने लगे। उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी दिन पर दिन। इसीलिए इसमें जो है देखा गया कि इसमें तो फर्जी हो सकता है, डेली हज़ारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इससे फर्जी भी नागरिकता दे दी जा सकती है किसी को, कितना भी जाँच किया जाए। इसलिए इसमें एक रूल जोड़ा गया, जिसको परमिट रूल कहा जाता है। और इसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करके 6 माह भारत में रहना होगा, उसके बाद पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता मिलेगी। यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे और वह अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उनको भारत में नागरिकता लेने के लिए 6 महीना रुकना पड़ेगा, तब उनको नागरिकता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है और वह 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है, मान लीजिए 15 जुलाई 1948 को आ गया, 17 जुलाई 1948 को आ गया, तो उसको तो डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, जैसे कि 20 जुलाई 1948, 21 जुलाई 1948 को आएगा, तो उसको 6 महीना रुकना होगा भारत में, उसके बाद नागरिकता मिलेगी। यह क्यों लागू किया गया परमिट रूल को? क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे थे तो फर्जी हो सकता था। इसीलिए कहा गया कि जब 6 महीना रुकाएँगे उसको, तो वहाँ पर हमें जो है जाँच करने का समय मिल जाएगा कि यह सही है कि नहीं है। तो अच्छे से जाँच हो जाएगा, तब उसको नागरिकता दे दी जाएगी। इसीलिए 6 महीना रुकाया गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये परमिट रूल पूछा जाता है कि परमिट रूल क्या है? तो यह है कि 19 जुलाई 1948 को ही परमिट रूल कहा जाता है। ये इसी दिन लागू हुआ था। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको 6 महीना रुकना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। अगर इसके पहले आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है? अब आइए हम आर्टिकल 7 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, तो वह भी भारत के नागरिक होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत का जब विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से भारत आए। तो आर्टिकल 7 में यह बात कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और उनको लगा कि हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो अब फिर जो है पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उनको भी नागरिकता देने की बात जो है आर्टिकल 7 करता है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और वह जब अगर पाकिस्तान में चाहता है कि हम नहीं रहें और फिर वह भारत आता है, तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। और ये आपको डेट ध्यान में रखना है, 1 मार्च 1947। आपको पता है कि हमारा देश जो है कब आज़ाद हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? तो 14-15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ था। और ठीक उसके 6 माह पहले देखिएगा तो 1 मार्च 1947 होगा। ठीक है? मार्च की बात कर रहा है और अगस्त में विभाजन हुआ था, यानी लगभग 6 माह पहले की ये बात कर रहा है। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे, उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी, ये बात कहा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पहले ही आभास हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। इसीलिए जो है यह तारीख सेट किया गया है 1 मार्च 1947, यानी लगभग विभाजन के 6 महीना पहले से ही बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जाने लगे और पाकिस्तान से भारत आने लगे, यानी आवागमन चालू हो गया था क्योंकि लोगों को पहले ही आभास हो गया था कि भारत और पाकिस्तान जो है अब 2 भागों में बँटने वाले हैं। ठीक है? इसीलिए इस समय को इसमें जोड़ा गया है कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर वह पाकिस्तान से भारत आ गया हो, तो उसको जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी अब क्या किया गया कि परमिट रूल जोड़ दिया गया, जो कि आर्टिकल 6 में हम लोगों ने पढ़ा। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया
और वह यदि परमिट रूल यानी 19 जुलाई 1948 के पहले भारत लौट कर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वही अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और फिर पाकिस्तान से अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है यानी परमिट रूल के बाद आता है पाकिस्तान से भारत, तो उसको जो है ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर जो है परमिट रूल के तहत उसको 6 महीना भारत में निवास करना होगा, तब जाके उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 7 को इसमें कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और यदि वह 19 जुलाई 1948 अर्थात परमिट रूल के पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे ही अगर ये 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और परमिट रूल के बाद आया हो यानी 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो उसको 6 महीना भारत में निवास करना होगा परमिट रूल के तहत, तब जाके उसको पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आर्टिकल 8 को समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे। अब देखिए, भारतीय मूल का मतलब क्या हुआ कि वैसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है लेकिन उसके पूर्वज जो है भारत में जन्मे थे तो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह विदेश में गया कमाने के लिए और वहीं पर जो है शादी विवाह करके सेटल हो गया, वहीं पर बस गया, लेकिन वह तो उसके पूर्वज जो है भारतीय हैं तो उसको हम लोग भारतीय मूल के कहेंगे। तो वैसे व्यक्ति को भी नागरिकता दिया जाएगा, ये आर्टिकल 8 में कहा गया है। लेकिन इसके लिए 2 शर्त था। पहला शर्त ये कि उसके पूर्वज अर्थात माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो। मतलब अगर कोई विदेशी आएगा और कहेगा कि हम भारतीय मूल के हैं, हमें नागरिकता दे दीजिए, तो उससे जो है प्रूफ़ माँगा जाएगा कि आपके पूर्वज यानी आपके माता-पिता या फिर दादा-दादी या फिर नाना-नानी में से कोई भी एक अगर भारत में जन्मा हो तो उसका प्रूफ़ दिखाइए, दस्तावेज़ दिखाइए, तो हम आपको जो है नागरिकता दे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो उसी को जो है भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है यानी विदेशी व्यक्ति होते हैं। और उसको नागरिकता मिलेगी कैसे? तो जिस भी देश में वो रह रहा है, वहाँ पर भारतीय दूतावास होगा। मान लीजिए अमेरिका में वो व्यक्ति रह रहा है, तो अमेरिका में भारत का दूतावास है, वहाँ पर जाके उसको आवेदन करना होगा या फिर भारत में आकर आवेदन करना होगा, तो उसको जो है नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है? तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 8 यही कहता है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसके माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो और वह विदेश में जाके रह रहा है और वो चाह रहा है कि हमें भारत की नागरिकता मिले, तो उसको दे दी जा सकती है आर्टिकल 8 के अनुसार। ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 9 है। इसमें कहा गया है कि भारतीय किसी व्यक्ति द्वारा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर कोई मान लीजिए भारत का नागरिक है, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है और फिर वो जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो फिर उसकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 2 देश की नागरिकता कोई भी देश नहीं देता है। अगर 2 देश की नागरिकता दे दिया जाए तो एक देश में कांड करेगा, दूसरे देश में भाग जाएगा या फिर दूसरे देश में कांड करेगा, पहले देश में चला आएगा। इसीलिए कोई भी देश जो है 2 देशों की नागरिकता देने की अनुमति नहीं देता है। यही बात आर्टिकल 9 में कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो वह जो है किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है? अब आइए हम आर्टिकल 10 और 11 को समझते हैं। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भारतीय नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई विधि का निर्माण नहीं करती। ये कब कहा गया है? जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त कहा गया कि जितने भी लोगों को जो भी आर्टिकल के माध्यम से नागरिकता दी गई है, उनकी नागरिकता जो है तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा कोई कानून का निर्माण नहीं किया जा रहा है, विधि का निर्माण नहीं किया जा रहा है तब तक। अगर मान लीजिए संसद जो है कोई विधि का निर्माण कर दी और उसमें जो है आप साबित नहीं कर सकें तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भारतीय नागरिकता बनी रहेगी और कब तक बनी रहेगी? जब तक संसद कोई विधि का निर्माण नहीं कर देती, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है? तो ये बात आर्टिकल 10 में कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद सबसे लास्ट है आर्टिकल 11। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। मतलब कहा गया है कि भारत में नागरिकता किसको दिया जाएगा और किसकी नागरिकता छीनी जाएगी, ये अधिकार जो है केवल और केवल संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। मान लीजिए जितने कोई कानून बनाया गया जिसके तहत नागरिकता दिया गया, तो वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। या फिर कोई कानून बनाएगा जिसके तहत नागरिकता को छीना जा रहा है, तो ये कानून कौन बनाएगा? संसद। इसीलिए कहा गया आर्टिकल 11 में कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति। अर्जन का मतलब क्या हुआ कि कोई कानून बनाकर नागरिकता देना, तो अर्जन और समाप्ति का संबंध में विधि बनाने का जो भी अधिकार है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यही जो है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक था, जिसको हम लोगों ने समझा और उसको पढ़ा। अब देखिए भाग 2 में जो भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल के माध्यम से जब संविधान लागू हुआ उसी दिन तक ही नागरिकता मिला। उसके बाद जो है इन आर्टिकलों के माध्यम से नागरिकता नहीं मिलता है। यानी अगर वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए तो उसको जो है इन आर्टिकलों के माध्यम से नागरिकता नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है संसद द्वारा एक अलग कानून बनाया गया है जिसको नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो भाग 2 में आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक वो कब तक कारगर थे? तो 26 जनवरी 1950 तक ही कारगर थे, यानी जब संविधान लागू हुआ उसी दिन तक। उसके बाद जो है इन आर्टिकलों के माध्यम से किसी को भी नागरिकता नहीं दिया गया। तो ये ध्यान रखना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में समझेंगे कि उसके तहत जो है किन किन माध्यमों से भारत में नागरिकता दी जाती है, उसको हम लोग समझेंगे, जो कि वर्तमान समय में वो लागू है। ठीक है, अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए, हम लोगों को जो है कौन सी नागरिकता मिली हुई है? क्या हमें दोहरी नागरिकता मिली है, एकल नागरिकता मिली है, या दोनों तरह की नागरिकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है एकहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी एकल नागरिकता देता है। हमें भारत में जो है एक ही नागरिकता है और बाकी राज्यों का हम लोग निवासी हैं। तो इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? इन 4 विशेषताओं में से आपको बताना है कि कौन सी सही है। पहला कह रहा है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, जो कि बिल्कुल नहीं है, राज्य की नागरिकता हमें नहीं मिलती है। उसके बाद है कि राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है, राज्य की नागरिकता तो हमको मिलती ही नहीं है। उसके बाद सी कह रहा है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, हाँ ये हो सकता है कि पूरे भारत की हमें एक ही नागरिकता दिया गया है। और डी में है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हम लोग के केवल जो है भारत की नागरिकता मिली है, बाकी किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिली है। यानी भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब नागरिकता का निर्धारण कौन करता है भारत में? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो आपको पता है कि भारतीय संसद जो है वही जो है नागरिकता का निर्धारण कर सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है 11 में कहा गया है कि संसद जो है वह नागरिकता के अर्जन से संबंधित और
उसके समाप्ति से संबंधित नागरिकता के कानून बना सकती है। ये किस में कहा गया था? तो आर्टिकल 11 में कहा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, संसद। संसद ही नागरिकता के जो है अर्जन का शर्त निर्धारित कर सकता है और उसके समाप्ति का भी शर्त निर्धारित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। चुनाव आयोग तो करेगा नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं। संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, हाँ ध्यान रखिएगा कि केवल संसद कर सकता है, विधानसभा जो है शामिल नहीं होती है। राज्यों की जो विधानसभा होती है वह शामिल नहीं होती है। ओनली फॉर संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके इन्हीं को संसद कहा जाता है। तो यही जो है क्या कर सकते हैं, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कोई भी कानून, नियम, शर्त लागू कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 6 में कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी क्या था, एक शर्त था कि उनके माता या पिता में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मे हो तो उन्हीं को दिया जाएगा। तो आर्टिकल 6 में ही बताया गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में समझेंगे। उसमें जो है 5 तरह से नागरिकता दी जाती है, उन पांचों तरह को हम लोग समझेंगे। ठीक है।